ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां जैसे मुमताज से मोहब्बत करनी पड़ती है। ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां जैसे मुमताज से मोहब्बत करनी पड़ती है और अपनी जिंदगी और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। इस वीडियो में क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, क्योंकि पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं अगर आप उनमें से तैयारी करते हो तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा चांसेस हैं कि उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं 2022 का क्वेश्चन पेपर। आप लोग देख सकते हो ये, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होता है ना कि क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं होता, तो आप लोग यहां पर देखो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपके पास हो सकता है क्वेश्चन पेपर ना हो, तो मैंने सोचा भाई वीडियो ही बना दिया जाए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, इनकी एक एक करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आज 2022 825 सीए कोड का जो है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, तो वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो एक एक करके इसके बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करते हैं और किस तरीके के प्रश्न आते हैं उनको भी देखते हैं। तो आ जाओ देखते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, ठीक है। तो आपको पूरा टाइम वही मिलेगा। अब की बार जो होगा क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, 20 नंबर के जो है बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे अब की बार, शुरुआती वाले, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। तो जो भी है इसी तरीके से विभाजित रहेगा, खंड का और का, लेकिन खंड क में अब की बार बहुविकल्पी आएंगे और खंड ख में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, ठीक है। अब की बार यहां पर देखो कैसे क्वेश्चन आए थे 2022 में। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यानी पहला क्वेश्चन अंग्रेजी में भी वो यहां पर बोला गया, हुज रोल ऑफ मेजर इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो यहां पर जर्मनी के एकीकरण में सबसे जो प्रमुख भूमिका थी, का नंबर विकल्प है जिउसेपे गैरिबाल्डी का या नेपोलियन का या फिर ऑटोवन बिस्मार्क का या फिर विलियम प्रथम का। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका मैं हमेशा से बताता चला आया हूं कि भाई ऑटोवन बिस्मार्क का था, ठीक है। तो ऑटोवन बिस्मार्क यहां पर हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आता है, यहां पर ध्यान देना, दूसरा, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 या 1817? तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो हुई थी 1815 ईस्वी में, याद रखना। नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वाटरलू नामक स्थान में, आप लोग जानते हो फ्रांस का तानाशाह आप नेपोलियन समझ सकते हो। तो फ्रांस अकेले लड़ रहा था और उधर से बहुत सारे 3-4 देश मिलकर लड़ रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहां पर हार गया, तो फिर बंदी बना लिया गया। उसके बाद 6 साल बाद इसकी मृत्यु यानी 1821 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और कहां पर पराजय हुई थी? तो वो हुई थी वाटरलू नामक स्थान में, ठीक है, वाटरलू में। बस वाटरलू आप याद रखना, बस बहुत पूछा जाता है कभी कभी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो क नंबर विकल्प है इंग्लैंड, ख नंबर विकल्प है अमेरिका, ग नंबर विकल्प है फ्रांस और घ है रूस। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था, आप लोग जानते हो नेपोलियन के समय ही उदय हुआ था राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति आपने पढ़ा होगा, फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है चौथा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो आर्थिक महामंदी जो हुई थी वो 1928 या फिर 1929 या 1930 या 1932। तो आर्थिक महामंदी जो प्रारंभ हुई थी वो 1929 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोग ये याद रखना, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? पहला है का रक्षा, खा है कृषि, गा है व्यापार और शिक्षा। तो यहाँ पर संघीय सूची का मतलब क्या होता है, जिसको केवल केंद्र सरकार ही मतलब बदल सकती है कानून। मतलब केंद्र सरकार के अंडर में जो कानून आते हैं उसको बोलते हैं संघीय सूची, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार ही कानून बनाती है इन किसके बारे में? केवल रक्षा, आप लोग याद रखना, रक्षा मंत्रालय जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। आप लोग जानते हो प्रधानमंत्री के अधीन आता है, आप लोग जानते हो क्योंकि केंद्र का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है ना। तो ये आप याद रखना। तो ये संघीय सूची है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? समवर्ती सूची का मतलब है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से कानून बनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर केवल केंद्र सरकार की सहमति से ही कानून बनाया जाता है। ये रक्षा आते हैं, कई विषय आते हैं वैसे तो, ठीक है। तो मैंने समझा भी दिया। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? का नंबर विकल्प है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, खा है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, गा है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, गा है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य।
तो याद रखना यहाँ पर जल्दी से कमेंट मुझे कर देना, क्योंकि मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट कर दो प्लीज, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आप जल्दी से सोच के बताओ इसमें से क्या हो सकता है, क्या विकल्प ये होगा या फिर विकल्प ये होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर ध्यान देना, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1, 2-2 नंबर के आते थे, अब की बार नहीं आएंगे, बल्कि ये बहुविकल्पी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इनको तैयार करना नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, 2 कारण बताइए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता था। तो इनको तैयार कर लेना, इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी में आ सकता है, या फिर 7 नंबर 6 नंबर वाले में आ सकता है, 3 नंबर वाले में आ सकता है, 4 नंबर वाले में आ सकता है अब की बार। उसके बाद 8वां आता है, प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजा का जो तंत्र होता है, हमारा देश भी प्रजातांत्रिक है, क्योंकि नहीं प्रजातंत्र नहीं है, हमारा देश तो लोकतांत्रिक है। ठीक है, उसके बाद आता है, तो उसके बाद क्या आता है यहाँ पर ये 9वां। ठीक है, 9वां क्या है, पारदर्शिता प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है। प्रजातांत्रिक का मतलब लोकतांत्रिक ही एक प्रकार से डेमोक्रेसी है, ये यहाँ पर दिया गया है ना, देखो। तो प्रजातांत्रिक का मतलब वही है, क्योंकि जो प्रजा मतलब शासन करती है, प्रजा मतलब जो जनता। ठीक है, तो ये है, तो 2 कारण बताना है। उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 10वां क्वेश्चन कहता है 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद 8वां में दिया जाएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन है लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए, अथवा संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में आप लोग देख सकते हो 12वां क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। आप लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, वो नमक कानून तोड़कर चलाया गया था। तो नमक जो था इसको आधार क्यों बनाया, क्योंकि ये सभी देश के जनता जो थी उसकी जरूरतों को पूरा करता था। ठीक है, प्रतीक थे एक प्रकार थे, तो इसीलिए याद रखना। अथवा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके क्या कारण थे। असहयोग का सीधा सा मतलब क्या था कि भाई सहयोग ना देना अंग्रेजों का, इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब था कि भाई अंग्रेज जो थे उनका सहयोग ना दो, जो भी वकील हो मुकदमा ना लड़ो, अपने स्टूडेंट को उनके स्कूलों ना भेजो, है ना, कुछ भी उनकी मदद किसी भी प्रकार से ना करो, उनका सामान ना खरीदो, उनका बहिष्कार करना, सिंपल। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर बता भी देता हूं। 13वां है भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सत्ता की बंटवारी होती है, आप जानते हो, राज्य सरकार होती है, फिर केंद्र सरकार होती है, तो 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जैसे आप बात कर सकते हैं समवर्ती सूची, है ना, संघीय सूची के बारे में, कि भाई संघीय सूची है, केंद्र और राज्य सरकार कानून बनाती हैं, जिससे जो है जनता का मतलब हनन नहीं हो पाता इस एक प्रकार से। ठीक है, क्योंकि जब राज्य सरकार कुछ चाहेगी तभी वहां पर बदलाव किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, मैं क्या ही बताऊं यहाँ पर, मैं बता दूंगा आगे चल के। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक समानता क्यों बढ़ती है। आर्थिक समानता नहीं बल्कि असमानता बढ़ती है। वैसे हाँ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ती है, आप लोग ये जानते हो। हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत है, एक वर्ग के मतलब केवल कुछ % लोगों के पास देश का 90% धन है। अब आप सोच सकते हो ना भाई, 90% धन केवल कुछ लोगों के पास है, ऊपर के केवल 5% 10% के पास, और बाकी जनता गरीब। कितनी असमानता है। आप देखोगे आपके ही गांव में एक लोग बहुत बड़ा रहेगा और एक लोग के पास तो रहने के लिए घर तक यानी खाने के लिए, भोजन तक के लिए तरसना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। तो ये आर्थिक असमानता तो होती है लोकतांत्रिक शासन में। तो आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है ये आप बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद मानचित्रकार आता है, तो मानचित्रकार में तो वैसे ये सब है ना, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां से 1930 महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया, है ना, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आप जानते हो अमृतसर, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये मानचित्र में आपको बताना पड़ेगा कि मानचित्र मिलेगा। उसके बाद आता है आपका ये तो मतलब दृष्टिबाधित के लिए है ना, तो ये वही क्वेश्चन है पूरे। उसके बाद आपका आता है खंड खा। खंड खा में भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना थोड़ा सा कि भाई जो भी खंड का है अब की बार वो 20 नंबर का टोटल बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और जो भी खंड खा है उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सेम ही क्वेश्चन पेपर है, कोई ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है, क्योंकि पहले भी 12 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते थे, 8 क्वेश्चन अब की बार फिर से शामिल कर देंगे बहुविकल्पी में, तो उधर नंबरों की कटौती कर ली जाएगी, और ज्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं है, है ना, ज्यादा आप लोग भी देखोगे बदलाव नहीं हुआ है। तो यही सारी चीजें, और कुछ नहीं, आपको
डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिक विज्ञान है, नंबर भर भर के मिलते हैं। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, बना बना कर लिखने की कोशिश करनी पड़ती है, डरना नहीं होता है, यही सारी चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान में किस स्टडीज तैयारी करो जिससे 95 तक आपके नंबर आ सकते हैं। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि भाई 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है, कौन से प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखना उत्तराखंड में। उसके बाद आपका आता है निम्न में किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? का है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या फिर तृतीय क्षेत्रक या चतुर्थक क्षेत्रक। जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आती है, याद रखना। प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं अपनी एनर्जी को पूर्ण करने के लिए, मतलब प्राकृतिक संसाधन जिसमें आते हैं। आप ये याद रखो, तो कृषि जो है वो प्राकृतिक संसाधन ही तो है ना, यही सारी चीजें हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो पोटास की पाई जाती है, चूना की, या फिर फास्फोरस की, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, सॉरी इनमें से सभी, ठीक है। बल्ब फिर थोड़ा लिप लप कर रहा था यार, ये बल्ब बिना, ये बल्ब देख रहे हो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो मैं क्या करूं भाई, इसमें दिमाग भटक जाता है चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर किसकी जो है निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, तो जल्दी से बताना है। तो यहाँ पर पोटास या चूना या फास्फोरस या इनमें से सभी। तो ये सभी, ठीक है, सभी जो जलोढ़ मिट्टी होती है काफी उपजाऊ होती है, इनमें से पोटास ही पाई जाती है, चूना, फास्फोरस सभी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है 18वां क्वेश्चन, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट या कोयला। तो एंथ्रेसाइट जो है वो कोयला का एक रूप है, और जो सबसे मस्त कोयला होता है, एक प्रकार समझ सकते हैं, सबसे अच्छा वाला कोयला इसी को बोलते हैं। जो कोयला हाथ में लेने पर हाथ में कालीख नहीं लगती, यानी काला कलर नहीं लगता, ये याद रखना। उसके बाद आता है 19वां, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर 60% या 65% या 85% या फिर 90%। तो यहाँ पर 85%, ठीक है, याद रखना 85%। अनौपचारिक ऋण स्रोतों से ऋण प्राप्त करने का मतलब क्या है? अनौपचारिक रूप से ऋण प्राप्त करने का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा ऋण जो कि कानून के द्वारा नहीं लिया जाता, जो कि बैंकों के द्वारा नहीं लिया जाता, जिसमें कोई कानून नहीं होता। जैसे कि आप रिश्तेदारों से ऋण ले लेते हो, मतलब जैसे अपने दोस्तों से ले सकते हो, या आसपास के जो भी लोग देते हैं ब्याज में, उसमें क्या होता है कि ब्याज बहुत अधिक मात्रा में लगती है भाई, 5% मंथली, 6% मंथली, बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। जैसे आपके साहूकार कोई बगल में हो, ज्यादा खेतिहर, ज्यादा पैसे वाला है, वो ब्याज में पैसे देता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि उसकी आमदनी बढ़ जाती है। तो इसे बोलते हैं अनौपचारिक रूप से ऋण लेना, ठीक है। क्योंकि भारत में आप लोग जानते हो, क्योंकि बैंक जो है भाई उसमें से आसानी से कर्ज सबको नहीं मिलता। बैंक तभी आपको कर्ज देती है जब आपको उन पैसों की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे होता है। तो इसीलिए भाई साहब क्या ही कर सकते हैं, अब इंडिया है उसके बाद आगे आते हैं, आगे हमारा क्या आता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, आप लोग याद रखना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर न्यूयॉर्क टिक लगा देते हैं। न्यूयॉर्क जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। लेकिन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, और बच्चे मतलब इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, और बच्चे गलत टिक लगा के चले जाते हैं, हमेशा न्यूयॉर्क लगाते रहते हैं। भाई थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। उसके बाद आ जाओ आगे, आगे आपका क्या आता है, बस सिंपल भूमि निम्नीकरण क्या है ना ये। उसके बाद 21वां है, 22वां है खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है। 23वां है उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है। उसके बाद 24 क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा में दिया जाएगा वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है। उसके बाद 25 नंबर में है भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के कोई 3 कारण लिखिए, अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संस्था है जो दुनिया भर के व्यापार को एक प्रकार से कंट्रोल करती है, कानून बनाती है, ठीक है, वो आप बोल सकते हो उसका संगठन है पूरा। यही है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि भाई दीर्घ उत्तरी प्रश्न में एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। ये क्या कुछ यादें काला नहीं आ रहा है, ठीक है, लाइट बंद हो गई क्या, चल तो रही है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अथवा में है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इनको आप देख सकते हो 27 नंबर में रोजगार के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए।
अथवा विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं? नहीं, विदेशों के मध्य जो व्यापार होता है इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। जो चीज़ें विदेश में होती हैं वो हमारे देश में मतलब प्राप्त की जा सकती हैं। अपने देश से एक्सपोर्ट कर सकते हैं सामानों को, जिससे दूसरे को लाभ होता है और हमारे देश को धन का लाभ होता है। बस ऐसे आप कह सकते हो। उसके बाद बस ये देखो मानचित्रकार आएगा, ये भी 5 नंबर का अब की बार भी आएगा। तो ये मानचित्र आपको भरना पड़ेगा, 5 नंबर मिल जाएगा। तो बस इतना सरल सा है भाई सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई सामाजिक विज्ञान को ऐसे बना दिए हैं कि यार सामाजिक विज्ञान का मतलब है ना जब हम पूरी क्वेश्चन बैंक को रट कर जाएंगे तभी हमारे नंबर आएंगे। सामाजिक, हमारे समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है और ये सरल होता है। अगर आप थोड़ा सा सोच कर भी लिख देते हो ना तो बहुत ही मस्त नंबर आते हैं। आपको पूरी क्वेश्चन बैंक, पूरी बुक रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बस यही थी वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।